हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। जॉर्डन पीटरसन की एक वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि कितनी रेयरली लोग कम्युनिज़म के बारे में समझते हैं आज के दिन में, जो कि मेरा भी मानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साउथ के नेता हैं जिन्होंने अपना नाम फैशनेबली स्टालिन रखा है। तो शायद हमारे यहाँ लोगों को ये पता ही नहीं है कि कम्युनिज़म और उसके जो फ्लैग बियर स्टार्स रहे हैं, जैसे कि स्टालिन या पोल पॉट या चाइना में माओ सेडोंग, उन लोगों ने, पोल पॉट बाय द वे कंबोडिया में थे, जिन लोगों ने पता थे नहीं था, आई मीन मिलियंस ऑफ लोगों के मरने का रीज़न बने हुए हैं ये लोग। और सीरियसली लोगों को शायद इन बड़े बड़े जेनोसाइड्स के बारे में पता भी नहीं है। तो एनीवेज, मैं हमेशा ही जॉर्डन पीटरसन को सुनना पसंद करता हूँ कम्युनिज़म के बारे में, क्योंकि उनकी थोड़ी सी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने आई गेस 20-30 साल तक उस सब्जेक्ट को स्टडी किया है। और एक राइटर थे रशिया के, अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, उन्होंने एक बुक लिखी है द गुलाग आर्किपेलागो, जिसमें कि उन्होंने उस सिस्टम का पार्ट होते हुए कैसे उस सिस्टम को अंदर से जाना है, जो सोवियत यूनियन का कम्युनिज़म था, सोवियत सिस्टम था, और उसको एक्सप्लेन करके बताया कि उसके अट्रैक्शन की क्या वजह है और उसकी डीप प्रॉब्लम्स क्या थी और एक्चुअली में लोगों के साथ हुआ क्या। एनीवेज, क्योंकि उस टाइप की जितनी भी कंट्री होती है डेस्पोटिक सिस्टम वाली, वहाँ से रियल न्यूज़ बहुत रेयरली ही बाहर आ पाती है। जितनी न्यूज़ वो लेट आउट करते हैं उतनी ही न्यूज़ आ पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के टाइम पे आप देख लो, चाइना की कोई भी न्यूज़ पे कोई भी डिसेंट न्यूज़ एजेंसी भरोसा नहीं कर सकती कि, या फिर कोई भी कंट्री या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं कर सकता कि जो न्यूज़ वहाँ से आ रही होगी वो सही होगी किसी भी तरह से। इकोनॉमी का डेटा, कोविड फॉर एग्ज़ाम्पल। बट एनीवेज, वीडियो देखते हैं जॉर्डन पीटरसन ने क्या बात की है इसमें। So I want to tell you about a book today. The book is called The Gulag Archipelago. उसी बुक की बात कर रहे हैं। You ready? The book is called The Gulag Archipelago, and आई थिंक कोई स्टूडेंट होगा जो उस अलाप में कुछ काम कर रहा होगा। वेरी क्लासी। it's by a Russian author, a Soviet author named Alexander Solzhenitsyn, who उसी बुक की बात कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी बार इस बुक के अपने लेक्चर्स में डिस्कशन किया, इसलिए मैं पहले से जानता हूँ। was in the Gulag Archipelago concentration camp system for a very long time. He had a very hard life. He was on the Russian front when the Germans invaded Soviet Union in the early stages of World War Second II. World Now, War, yeah. Hitler and Stalin had signed a non-aggression pact. पोलैंड को And बांटने। Hitler invaded the Soviet Union anyway. And from what I've been able to understand, the Soviets had prepared an invasion force for Europe at that point, but were not concerned with having to defend their territory, and so they were caught completely unawares by Hitler's move. And the conditions on the Russian front were absolutely dreadful, and Solzhenitsyn was a soldier on the Russian front. And he wrote some letters to one of his friends, which were intercepted, complaining about the lack of preparation and using bitter, dark humor to describe the situation. And the consequences of that was that he was thrown into a work camp. The Soviet system relied on work camps, and so those were large labor camps of people who were essentially enslaved, many of whom were worked to death, often froze to death, working in conditions that were so dreadful that they're virtually unimaginable. इस बात को सुन के ये मत सोचना कि स्नो में मज़ा आता है, या फिर जो हमारी एज जनरल इंडियन जो एक स्नो की इमेज है कि बहुत ही अच्छा लगता होगा। जो लोग भी किसी ऐसी जगह पे एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रहे हैं जहाँ स्नो पड़ती है, या फिर उस लेवल की ठंड पड़ती है जहाँ पे स्नोफॉल हो सके, उन्हें पता होता है कि
इंडिया की गर्मी ज़रूर ड्रेडफुल है. आपको मन करता है कि कैसा बेकार मौसम है, कब मौसम थोड़ा ठंडा होगा. लेकिन एटलीस्ट आप उसको सह सकते हो अगर आप प्रॉपर कपड़े पहन लो या छाता ले लो धूप से बचने के लिए, या प्रॉपर पानी पी लो. जो ठंड पड़ती है, फॉर एग्जांपल जिन गुलाग्स की यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन के लेबर कैंप्स जो होते हैं इनको गुलाग कहते थे. ये गुलाग्स जहाँ पे थे वो साइबेरिया में. साइबेरिया नॉर्दर्न एशिया, बेसिकली साइबेरिया का पूरा इलाका है. और रशिया का ईस्ट का पार्ट. उस एरिया में जिस लेवल की ठंड पड़ती है, उस लेवल की ठंड में अगर आप सिर्फ पूरी अच्छे से क्लोथिंग आपने की हुई है, हर कुछ ढका हुआ है. हाँ, पहली बात तो हर कुछ ढकना ही पड़ता है. सिर्फ शायद आँखें आपकी ओपन होंगी, और ये वाला जो आँखें और नाक वाला जो पोर्शन होता है, ये सब भी अगर आपका ओपन होगा तो इसमें भी आपको इतनी ठंड लगेगी कि आप परेशान हो जाओगे, एजिटेट हो जाओगे. इस लेवल की ठंड होती है. सिर्फ एग्जिस्ट करने में, कोई काम नहीं करना पड़ रहा आपको सिर्फ रोड पे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है. 1 किलोमीटर नहीं चल के जाओगे, सोचोगे कैसे यहाँ लोग रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं जब गर्म एरियाज अवेलेबल हैं. और इसीलिए आप कभी भी देखना, दुनिया की पॉपुलेशन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा गर्म एरियाज़ में रहता है. फॉर एग्जांपल इक्वेटर और लाइन ऑफ द कैंसर के बीच में ज़्यादा लोग रहते हैं मुकाबले इसके बाहर, दोनों साइड पे. इधर आई थिंक नॉर्थ में लाइन ऑफ कैंसर पड़ती है और साउथ में लाइन ऑफ कैंसर है जो इंडिया के बीच में से निकलता है बिल्कुल. और साउथ में आई थिंक लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, आई थिंक, मेरे को श्योर नहीं है साउथ वाली का. बेसिकली अर्थ का सेंटर का एरिया, सेंटर लाइन इक्वेटर हो गई, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नॉर्थ में लाइन ऑफ कैंसर है, और एक पर्टिकुलर उसकी की इक्विवेलेंट लाइन साउथ में. आई थिंक उसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में. और दूसरी बात ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस फ्रंट की बात हो रही है कि जहाँ पे सोल्जनित्सिन था, वहाँ पे लिटरली ह्यूमन शील्ड की तरीके से उन्होंने अपने सोल्जर्स को यूज़ किया है. आप डेथ काउंट देखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सबसे ज़्यादा सोवियत सोल्जर्स मरे थे, रशियन सोल्जर्स मरे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. और जो उनका नंबर है और उनके बाद जिनका नंबर है, वो थोड़े मार्जिन से ज़्यादा नहीं मरे, वो बहुत मल्टीपल लेवल पे उनके सोल्जर ज़्यादा मरे. क्यों? और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़ने में केपेबल नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज की कमी तो छोड़ो, फूड तक नहीं था. स्टालिन के ऑर्डर्स थे, अगर आप वापस मुड़े, अगर कोई वापस मुड़ता है आपकी खुद की आर्मी में से, तो उसको भी गोली मार दो. तो वापस मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. और जर्मन्स के पास सुपीरियर हर कुछ था, ट्रेनिंग से लेके, वेपन्स से लेके, तैयारी से लेके. उन्होंने हमला किया था ना, तो वो अपने टाइम से आए थे, अपने हिसाब से प्रिपेयर होके आए थे, तो हर चीज़ में वो बेटर थे. उन्होंने लिटरली रौंद के रख दिया था. हालांकि एंड में जर्मन हार गए रशिया की वजह से ही. बहुत ज़्यादा ड्रैग कर लिया रशिया, काइंड ऑफ दलदल टाइप की, लिटरली नहीं, आई मीन एक मेटाफर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ. एक दलदल टाइप की जगह जहाँ पे जो भी हमला करने वाली आर्मी है, उनका यही रिजल्ट रहा है, नेपोलियन से लेके हिटलर से लेके हर किसी का. वो आपको टाइम के हिसाब से ड्रैग करते हैं, जैसा कि सोवियत यूनियन, आई मीन जैसा कि अफ़गानिस्तान में भी कुछ सिमिलर लेवल की चीज़ है. वो आपको टाइम के हिसाब से ड्रैग करते हैं, और उसमें जब विंटर आता है तो फिर उस टाइम पे आपकी उतनी प्रिपरेशन या उतनी लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं होता उस लेवल के विंटर का. But anyways, let's move on. Solzhenitsyn spent a very large number of years in these camps, sometimes in a more privileged camp because he was an educated man, and sometimes in worse camps. He also developed cancer later and wrote a book about that called Cancer Ward, which is a brilliant book. So he had a very hard life. There's just no way around that. To be on the front and then to be in a concentration camp and then to have cancer, that's pretty rough. Now he wrote the Gulag Archipelago
सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रशियन फ्रंट पे होना, एक गुलाग में होना और कैंसर होना, ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पे सिंगुलरली ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है किसी इंसान की लाइफ की। और इस बंदे के साथ ये तीनों ट्रेजेडी एक एक करके हुई, और फिर भी इस बंदे ने जो अचीव किया एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला हुआ है। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी सिचुएशन ख़राब क्यों ना हो, आप स्टिल यू कैन कॉन्कर। आप अपनी छाप फिर भी छोड़ सकते हो, अपनी लेगेसी छोड़ सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। एक डायलॉग है डेडपूल में, मेरा फेवरेट सुपर हीरो डेडपूल, क्योंकि उसका ह्यूमर है ब्लैक, बट एनीवेज उसका इसमें एक डायलॉग है डेडपूल में, कहता है कि लाइफ इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ ट्रेन रैक्स। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे, लाइफ इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ ट्रेन रैक्स विद शॉर्ट ब्रेक्स ऑफ हैप्पीनेस, समथिंग लाइक दैट, समथिंग अलॉन्ग द लाइन, की मतलब बेसिकली ज़िंदगी झंड है, बीच बीच में आपको ब्रेक के तौर पर थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, मेन काम तो हमारा यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करवाना ही है। और एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होता है यार ये सिचुएशन हर किसी के साथ है, जो जिसके पास आपको लग रहा है कि वो चीज़ अवेलेबल है जिसके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है, वो बंदा भी उतना ही मिजरेबल होगा जितने आप हो, पर वो किसी और वजह से मिजरेबल होगा, आप किसी और वजह से मिजरेबल होगा, सिर्फ ये फ़र्क है। He wrote a book called One Day in the Life of Ivan Denisovich first. That was published in the early 1960s. When there was a brief thaw, Stalin was pretty much out of the picture by the end of the 1950s. There's some indication that he was murdered by Khrushchev, and Khrushchev became premier of the Soviet Union. Next leader. After Stalin. And there's some indication perhaps that Stalin was either murdered by Khrushchev and a set of his cronies, or when he was very ill, just before he died, was not helped, at least wasn't provided with any medical attention because of the intervention of Khrushchev and his cronies. Now, there's... ये बहुत सिमिलर सिचुएशन है पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की भी, उनकी भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि या तो लगता है कि किसी ने एक प्रॉपर साजिश की थी, या तो फिर ऐसा लगता है कि जब उनको ज़रूरत थी तो प्रॉपर जो हेल्प चाहिए थी वो नहीं दी गई। Some indication as well at that point that Stalin, who was an absolutely barbaric in every possible way you could imagine, was planning to start a third world war. And he was certainly capable of doing such things because he had already imprisoned or killed tens of millions of people. Now, just after Stalin died, there was a bit of a thaw in the Soviet Union with regards to internal repression. In the early 1960s, Solzhenitsyn published a book called One Day in the Life of Ivan Denisovich, which was a story about one day in the life, his life really, inside one of these so-called Gulag archipelago camps. Now, he called it the Gulag archipelago because an archipelago is a chain of islands. And so Solzhenitsyn likened... जैसे फिलीपींस एक आर्कपेलागो है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी एक आर्कपेलागो है, आइलैंड्स का एक ग्रुप, एग्जांपल देके समझा रहा था। The work camp system in the Soviet Union, which was made up of isolated camps distributed across the entire state, he likened that to a series of islands, and hence the metaphor. And One Day in the Life of Ivan Denisovich was one of the first publications released in the Soviet Union that dared make public what had happened inside these camps, at least initially. Now, that thaw didn't last very long, but that book had a tremendous effect. It's a short book. It's worth reading. After that, he wrote a number of other books, which are also, he's a great literary figure in the same category, I would say, as Tolstoy or Dostoevsky, which is like really saying something. You know, those two are perhaps the greatest literary figures who ever lived, with the possible exception of Shakespeare. He wrote this book called The Gulag Archipelago, which is published. अगर आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है और आपने रशियन लिटरेचर अभी तक नहीं पढ़ा है, इंक्लूडिंग उनके प्लेज जैसे कि एंटोन चेखोव,
जैसे प्ले राइट्स के प्लेस, तो अपने आप डू योर सेल्फ अ फेवर एंड गो रीड सम रशियन लिटरेचर, अगर आप लिटरेचर पसंद करते हो तो. in 3 volumes, each of which is about 700 pages long. Um, the first one details the origin of the oppressive Soviet system, at least in part under Lenin, and then its full-fledged implementation under Stalin, and the deaths of, well, Solzhenitsyn estimated the deaths in internal repression in the Soviet Union at something approximating 60 million between 1919 and 1959. Now, that doesn't count the death toll in the Second World War, by the way. Now, people have disputed those figures, but they're certainly in the tens of millions, and the low-end bounds are probably 20 million, and the high-end bounds are nearer what Solzhenitsyn estimated. He also estimated that the same kind of internal repression in Maoist China cost 100 million lives, and so you can imagine that the genuine historical figures, again, are subject to dispute, but somewhere between 50 and 100 million people. And one of the things that's really surprising to me, and that I think is absolutely reprehensible, is the fact that this is not widespread knowledge among students in the West, any of this, and it's because your education. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. माओ ने लगभग 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन हिंदी में होता है 10 करोड़, 10 करोड़ लोगों को आप उसके एक्शंस की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मर गए. फॉर एग्जांपल, उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड चुना, जिसका एक पार्ट था स्पैरोज़ को मारना, क्योंकि स्पैरोज़ दाना खा जाती थी. तो बड़े पैमाने पे स्पैरोज़ को मारा गया चाइना में. बहुत पैमाने पे स्पैरोज़ को मारने की वजह से जो कीड़े होते हैं जो फसल को लग जाते हैं, उनको स्पैरोज़ खा लेते थे, उनको नहीं खाया गया, इसलिए सारी फसल ख़राब हो गई. ऐसी भुखमरी फैली कि मिलियंस ऑफ लोग मर गए उस स्पैरो वाली बेवकूफ़ी के चक्कर में. और आज भी मैं कुछ अमेरिकन और वेस्टर्न यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ जो कि चाइना में रहे हुए हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल के ऊपर व्लॉग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं. अब वो वहाँ नहीं रहते, लेकिन बताते हैं. वो उनका कहना है कि आपको जनरली बर्ड्स देखने को ही नहीं मिलेंगे. जनरली, आई मीन रेयरली कभी कभार दिख सकते हैं, कभी पिजन दिख गया, कोई कुछ दिख गया, लेकिन जनरली चाइना इज़ जस्ट डिवॉइड ऑफ बर्ड्स. तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है. और इस तरीके से जो लोग फैमिन में मरे, जिम्मेदारी तो माओ पे ही है ना उसकी, क्योंकि आइडिया तो जनाब का ही था ना, और लोगों को कुछ नहीं पता. If you started to describe it as appalling, you would barely scratch the surface. These were the most important events of the 20th century, and they're barely covered at all in standard historical curriculum. You know of something, I would presume, about World War II and about the terrible situation in Nazi Germany and the death of 6 million gypsies and Jews and homosexuals in the concentration camps in Nazi Germany. But my experience with students has been that none of them know anything about what happened as a consequence of the repression of the radical left in the 20th century. And I believe the reason for that is that the communist system had extensive networks of admirers in the West, especially among intellectuals, and still in fact does, which is also equally reprehensible. यही प्रॉब्लम है. राइट कितना घटिया है या फिर कितना खतरनाक हो सकता है, इससे हर कोई अवेयर है. बट लेफ्ट जब अपनी पे आ जाए नीचता पे, तो क्या कर सकता है, ये उसने करके दिखा दिया है मोस्ट रिसेंटली. पर हिटलर सबको याद है, लेकिन स्टालिन लोग भूल जाते हैं. And I believe one of the consequences of that is that this element of history has been under-examined, and certainly very little attention has been brought to it in the public school curricula, and there's absolutely no excuse for that. It was the worst thing that happened in the 20th century, and that's really saying something, because the 20th century was about as bad as it gets. And the fact that these Exactly. पिछला जो 100 साल गया ना 20th सेंचुरी का, 1900 से लेके 2000 तक के बीच का, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं उसमें. कितने लोग, और उसके अलावा जितने सारे फैमिन्स और ये और वो, तो कितने लोग मरे होंगे. तो आई मीन, yeah, to some extent it can be said that it is as worse as it gets. Deaths on massive scale occurred
And the fact that we don't know that deep inside our bones is a testament to the absolute rot of the education system. Way now people have रॉट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, ये आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड इस बात का है कि ये बाय डिज़ाइन है. बाय डिज़ाइन इन चीज़ों से अवेयर नहीं कराया जाता है. अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखें तो जो एलिगेशंस JNU पे लगाए जाते हैं या इस तरीके के दूसरे इंस्टीट्यूशन पे, बंगाल में एक यूनिवर्सिटी है, मुझे इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कि इनका लाल सलाम वाला सीन है, कम्युनिज्म वाला सीन है, ये है वो है. लोग उसको सोचते हैं कि जैसे ये एक तरीके का BJP या लाइक हिंदू राइट विंग का प्रोपेगेंडा है. बट ये एक इंटरनेशनल फेनोमेनन आपको मिल जाएगा देखने के लिए. ये कोई स्पेसिफिक इंडिया के ऊपर नहीं है. तो इंडिया में अगर सिर्फ ऐसा होता जिसमें कि एक फार लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा होता तो कहा जा सकता था कि ओके ठीक है, ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो हो सकता है कि इंडिया की जो राइट विंग है ये प्रोपेगेंडा कर रही है और रियल में ऐसी सिचुएशन नहीं है. बट इंडिया की राइट विंग पूरी दुनिया में जाके तो ये नहीं कर रही, पूरी दुनिया में ये नहीं करवा रही होगी ना प्रोपेगेंडा. तो वहाँ पे ये इशू क्यों उठ रहा है, ये सोचने वाली बात है. बट एनीवेज आई थिंक वीडियो ख़त्म हो गई थी. मेरा ये कहना है कि नहीं, ये फेलियर नहीं है, ये एक जानबूझ के लिया गया, सोचा समझा, डिज़ाइंड सिलेक्टिव इग्नोरेंस है जिसे कहते हैं. एनीवेज आज के लिए इतना ही. थैंक यू.